भवेश जी, जो बात आई उसमें लगातार आनंद भाई ने 2 बार कहा, एम्बुलेंस की बात कही, सुनील भाई ने भी कहा। तो ये बताइए कि स्वास्थ्य की स्थिति, अस्पताल मोदी खुद कह रहे हैं कि हमने कई सारे एम्स खोल दिए हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो जब इतनी अच्छी स्थिति है हेल्थ की, बाहर के लोगों को तो यही लगता है कि बहुत बढ़िया स्थिति है उत्तर प्रदेश में हेल्थ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर। तो ये कोरोना में इतने सारे लोग कैसे मर गए कि उनको दफनाने के लिए या जलाने के लिए जगह नहीं मिली, और गंगा के घाटों पे गाड़ दिया गया, या पता नहीं कहाँ कहाँ से बह के आ गए। जब पानी उतरा तो इतनी लाशें दिखी और इतना हंगामा मचा कि अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फलाना नहीं। हालांकि ये साबित नहीं हुआ, लोकसभा में यही गया कि कहीं कोई आदमी जो है इसलिए नहीं मरा कि उसका इलाज नहीं हो पाया, ऑक्सीजन नहीं मिला। आप क्या स्थिति देखते हैं हेल्थ को लेकर के? देखिए, लोगों के पास सच जानने का एक बहुत बड़ा जरिया हुआ करता था, अखबार है, मीडिया है, लोगों को बताया करता था कि कहाँ थोड़ी सरकार आवाज की। आपकी कम आ रही है, थोड़ी बढ़ेगी। अ, अब आवाज बढ़ रही है क्या? हाँ ठीक है। है ना? तो लोगों के पास एक समाज को समझने का या लोगों की दिक्कतों को समझने का एक जरिया होता था, अखबार, मीडिया। और उस मीडिया ने जो व्यवस्था है, जमीन पर जो हालात हैं, उस पर बोलना कम कर दिया है, बल्कि सरकार का चारण शुरू कर दिया है। और ये सब कुछ नई व्यवस्था में ऐसा हुआ है कि सच का पता नहीं चल पा रहा है लोगों को। और इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता है लोकतंत्र के सामने, कि लोग किस सच को समझकर आगे बढ़ें, किसको सच समझें। वो सच जो रोज रोज टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी अधिकतर जगह दिखाई दे रहा है, क्या उसको सच माने, या जमीन पर जाके खुद सर्वे करें, खुद लोगों से बात करें, खुद समझें कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। मैं इत्तेफाक से 2010 में उत्तर प्रदेश आकर, लखनऊ में आकर यहाँ पत्रकारिता कर रहा था, और यहाँ करीब से उत्तर प्रदेश की सरकारों के कामकाज को समझने का मौका मिला। जब मैं 2010 में आया, मायावती के शासनकाल का आखिरी वक्त था, 12 में चुनाव होने थे, और 10 के कुछ समय बाद ही यहाँ पे, अभी आनंद वर्धन जी कह रहे थे कि मायावती बहुत ही सख्त नेता मानी जाती थी और अपने लोगों को गिरफ्तार करवा देती थी। ये बात भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि मायावती के शासनकाल में जो पहली बार बहुत लंबे समय बाद किसी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत की सरकार दी और पूरी ताकत के साथ किसी को सत्ता में भेजा, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत ये हुआ कि उसके कई मंत्री जेल में थे, कई मंत्रियों के पीछे सीबीआई पड़ी थी, और वो जेल से भागने के लिए क्या क्या कर रहे थे। ये हालत थी। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आती है। अखिलेश यादव इस वादे के साथ आते हैं कि इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर कर देंगे। वो सत्ता में आते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता है। वो जो जनरेशन गैप था, मुलायम सिंह यादव की टीम और अखिलेश यादव की टीम, अखिलेश यादव ने साइकिल चला के सरकार बनाई, अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका थी, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री बना दिए गए तो वही सब कुछ फैसला लेंगे, कि उनके चाचा लोग लेंगे, कि खुद मुलायम सिंह यादव लेंगे? अफसर मुलायम सिंह यादव के दरबार में, कुछ अफसर अखिलेश यादव के दरबार में, तो साल 2 साल 3 साल तो काम ही नहीं हुआ। लेकिन जो हुआ, आखिरी दिनों में अखिलेश ने काम किए, कुछ ऐसे लैंडमार्क काम किए जिसकी चर्चा वो आज भी करते हैं। तो उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ, भाई भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के बहाने जो है उत्तर प्रदेश में एकदम से भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू हुआ 17 में अभियान, और सारे हवा में उड़ गए, और सारे लोगों को वोट इसलिए मिल गया कि भाई उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनानी है। डबल इंजन का चेहरा कैसा होगा, वो इंजन किस मॉडल का होगा, ये लोगों को पता नहीं था। मॉडल तो बाद में आया गोरखपुर से, है ना? ये इंजन, ये गोरखपुर वाला इंजन इसमें लगेगा, और वो जो गुजरात वाला इंजन है, ये दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, डबल इंजन की सरकार चलेगी। लेकिन उस सरकार में भी इतना प्रचार, इतना दुष्प्रचार, इतने तरह के प्रयोग कि आखिरकार क्या है? तो एक कंफ्यूजन की स्थिति है। और मुझे लगता है इन सारी राजनीति में जो सारा ये क्योस है, ये हमारे समाज में भी घुस गया है। आज अब अगर बात करेंगे लोगों से कि भाई अब नई सरकार चुनने का वक्त आ गया है, केंद्र में 2024 में आपको नई सरकार चुननी है, तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे, बिना समय गंवाए हुए पूछेंगे कि भाई मोदी जी के अलावा किसको लगता है कि आपको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो लोगों के दिमाग पर इस तरह से एक कह सकते हैं कि कब्जा कर लिया गया है, एक बहुत बड़े तंत्र, बहुत बड़ा पैसा लगा है, बहुत सब कुछ संसाधन लगा है, और बहुत संसाधन, बहुत एक
सबसे बड़ी पार्टी के पास पहुंच गया है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं वो तो है नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है विपक्ष के सामने, और जो लोग सचमुच चाहते हैं कि जैसे सरकार चलती है उसकी कुछ अच्छाई होती है, उसकी कुछ बुराई होती है। सरकार की अच्छाई के हिसाब से उसको हम आगे बढ़ाते हैं कि भाई ये अच्छा काम कर रही सरकार, इसके लिए आपको बधाई, लेकिन ये काम बुरा हो रहा है उसके लिए विरोध प्रतिरोध। तो अब तो वो जमाना नहीं रहा, सारी चीजें बदल चुकी है। आप जो अच्छा है उसका गुणगान कीजिए और जो बुरा है उसके बारे में आप चुप रहिए। अगर आप बोलेंगे तो आपका मकान गलत नक्शे से बना है, अगर आप बोलेंगे तो आप राष्ट्र द्रोही हो जाएंगे, अगर आप बोलेंगे तो आप सही दिशा में नहीं सोचते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। अगर आप योगी आदित्यनाथ का भाषण सुन लीजिए तो लगभग हर भाषण में वो रिपीट करते हैं कि 17 के पहले उत्तर प्रदेश क्या था और 17 के बाद क्या हो गया। तो इसी भ्रम में पूरे प्रदेश की जनता है उत्तर प्रदेश में कि 17 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन ये बहुत कुछ बदला हुआ तब दिखाई देगा जब यहाँ कोई दूसरी सरकार आएगी और आकलन करेगी कि जमीन पर पिछले 6 साल 7 साल 8 साल में क्या हुआ, क्या बदलाव आया, सचमुच बदलाव आया या सिर्फ एक कहानी गढ़ी गई और घर घर में वो कहानी पहुंचा दी गई। घर घर में ये पहुंचा दिया गया कि भाई अब तो 75 के 75 जिलों में एम्स बन जाएंगे, अब तो स्वास्थ्य और सेहत की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, अब तो शिक्षा की कोई दिक्कत ही नहीं रही क्योंकि स्कूल चकाचक हो गए हैं। लेकिन आप स्कूलों में जाइए और शिक्षकों से बात कीजिए, शिक्षक कितने असंतुष्ट हैं, क्या उनकी सुनी जा रही है? और क्या बुनियादी क्षेत्र के विकास से, क्या स्कूलों की बिल्डिंग बना देने से, स्कूलों का कैंपस रिपेयर कर देने से और क्लासरूम को पेंट कर देने से और कुछ किताबें ला के रख देने से शिक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाएगी, या बच्चों को हाफ पैंट और मोजा और बुक्स दे देने से शिक्षा सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो सब ठीक है। तो मुझे लगता है कि जमीन पर सच्चाई लोगों को समझ में नहीं आ रही है और ये बड़ा चैलेंज है इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स में ये समझना और ये समझाना लोगों तक अपनी बात को रखना कि कैसे ये देश चलेगा। और धीरे धीरे हम किस चीज़ के आदी बना दिए गए हैं, धीरे धीरे किस तरह हम टूटे हुए समाज को ही स्वीकार करने लगे हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या इस तरह की सोच रखता है तो ये गलत सोच रखता है, ये इस तरह की सोच रखता है तो हाँ ये सही दिशा है और यही देश का निर्माण करेगा, यही भारत को विश्वगुरु बनाएगा। तो इस तरह के मतलब क्या कहें, धुंध में हम लोग रह रहे हैं और इस धुंध में उत्तर प्रदेश का आकलन करना बहुत ही मुश्किल काम है। जमीन पर सतह पे बहुत तरह की चीजें चल रही है। हम ही लोग बैठे हुए हैं, 8-10 लोग बैठे हुए अभी बात कर रहे हैं, हम लोग कितने तरह के सवालों को हम कह रहे हैं कि वो सही है वो गलत है। एक चीज किसी की गलत हो सकती है लेकिन दूसरी चीज बहुत गलत हो सकती है। और इस वक्त जो समाज में एक विभेद बड़ा पैदा हो गया है, आपको याद होगा कि हम सब परीक्षा देते थे और एक विषय में फेल हो जाते थे तो अगले क्लास में नहीं प्रमोशन होता था ना। तो एक विषय में भी फेल होना इस सरकार के लिए, और वो विषय है समाज में जो गंदगी का बढ़ जाना। या तो ये सरकार इस समाज में बढ़ती हुई गंदगी का इलाज करे, लोगों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही है, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, उसको खत्म करे, तो समझ में आता है कि ये सरकार सही दिशा में काम कर रही है। नहीं तो मैं बिल्डिंग बनाने, स्कूल बनाने और नई ट्रेनें चलाने को अगर विकास कहते हैं और बाकी हम लोग लड़ते भिड़ते रहे समाज में एक दूसरे को, और जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से गंदगी पसरी हुई है, जिस तरह से विचारों का क्षय हो रहा है, जिस तरह से जय जयकार हो रही है, एक तरफ जय जयकार है, एक तरफ दूसरे लोगों को हम राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं। सच्चाई कहाँ है, ये सोचना, ये समझना और इसको फिर से प्रतिस्थापित करना कि कोई एक ऐसी राजनीति है जो देश के लिए होती है, जो समाज में बदलाव के लिए होती है। भाई हमारे आपकी ज़िंदगी में जब बदलाव आ जाए, हम सुरक्षित महसूस करें, हमें ज़रूरत पड़ने पर अच्छी हमारी व्यवस्था हो जाए सेहत की, जो सरकार की आमदनी बढ़ रही है उससे संसाधन बढ़ जाए, यही हम चाहते हैं ना। लेकिन क्या यही सब हो रहा है? इसके अलावा क्या हो रहा है? देखिए 2014 के लोकसभा में जो सीटें थी वो हमारे सामने कि बीजेपी को 71 सीटें मिली थी और अनुप्रिया पटेल जी की जो पार्टी है उसको 2 सीटें मिली थी। तो 71 2 73 सीटें थी। 80 सीटों में से 73 सीटें बीजेपी के पास थी, बसपा 0, कांग्रेस 2 और समाजवादी पार्टी 5। अब जब 2019 में आते हैं तो समाजवादी पार्टी उस समय 5 ही सीटें थे, हालांकि 2 और उपचुनाव में हार गया और घट गई सीटें, आजमगढ़ और मैनपुरी, सॉरी क्या कहते हैं ये रामपुर।
रामपुर, सॉरी, हाँ रामपुर। तो कांग्रेस की भी एक सीट घट गई, वो एक सीट पे आ गई 2 के बजाय, राहुल गांधी हार गए थे। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने अपने 2 सीटें बरकरार रखी, लेकिन बसपा के 10 सीटें हो गई। और बसपा ने जो सीटें छीनी, उसमें से एक सीट भले कांग्रेस की थी, वो सीटें जो है बीजेपी की थी, जो छीनी थी बसपा। क्योंकि बसपा ने जो उस समय 0 थी और 10 आई, तो 71 से बीजेपी 62 पे आ गई थी। तो इस बार बसपा जो है सुसुप्तावस्था में है। तो क्या एकदम वॉकओवर दे दिया कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें आ जाएगी? और अगर ऐसा है तो विपक्ष जिस भरोसे गढ़ रहा है मंसूबा कि हम मोदी जी को नहीं आने देंगे, इंडिया बना लिया है, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया कैसे जीतेगा? देखिए धनंजय, ये जो लड़ाई है ना 24 की, ये सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। जो बात कह रही थी शाहिरा जी, उसमें बहुत दम है कि देखिए क्या है कि एक राजनीतिक विमर्श, एक सामाजिक विमर्श पैदा किया है। और इस राजनीति ने जो पिछले कुछ सालों से केंद्र में 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने सामाजिक विमर्श बनाया है। और उस सामाजिक विमर्श को हराकर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता वापस पा सकती है। उस सामाजिक विमर्श पर बात करनी पड़ेगी, सिर्फ पॉलिटिक्स से बात नहीं बनेगी। और ये अच्छी बात है कि ये जो गोलबंदी हो रही है विपक्ष की, इसमें ये सवाल भी है कि समाज में जो संदेश गया है, भाई नफरत छोड़ के मोहब्बत की दुकान खोलनी है, ये बात अपने आप में एक सामाजिक संदेश है कि हम जिस समरसता में रहते रहे हैं, हम जिस भारत का जो एक नॉर्मल टेक्सचर रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम बचपन से बढ़ते आए हैं। और विकास हमारा सपना रहा है विकास। और शायद विकास के सपने में ही हम भटक गए 2014 में। और बहुत सारे लोग जो सांप्रदायिक नहीं हैं, उन्होंने भी 14 में भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि उनको लगा कि गुजरात मॉडल, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उस पर ज्यादा मैं नहीं करूंगा बात। लेकिन 24 में निश्चित रूप से उसको रिवाइव किया जा रहा है कि ये एक पॉलिटिकल चेंज के लिए नहीं काम करना है। हमें जो समाज में जो जहर फैल रहा है, उस जहर को कैसे कम किया जाए, लोग वोट कैसे करें, लोगों का वोटिंग पैटर्न क्या हो, क्या सोच के वोट करें, क्या छोटी मोटी बातों के लिए वोट करें, क्या कैंडिडेट पर वोट करें, क्या मोदी के नाम देखकर वोट करें। क्योंकि भाई 14 के बाद एक विमर्श ये भी बदला ना कि सब लोगों ने मोदी के नाम पर वोट किया। इस देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। लेकिन आप देखिए कि 19 में किसको, अगर 19 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें आई हैं, आप सीटों की गिनती आप कर लीजिए, लेकिन क्या वो कैंडिडेट जीतने के लायक थे या सब मोदी के नाम पे जीते उसमें से? तो और क्या 24 में भी यही खेल चलेगा? जो विपक्ष सोच रहा है कि हम 400 से ज्यादा सीटों पर एक कैंडिडेट देंगे और हम लोग मिलजुल के, तो एक तो ये पॉलिटिकल मूव हुआ, दूसरा ये मूव हुआ कि भाई ये सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स जो है विपक्ष के उसको छीन रही है। वो हम देख रहे हैं हर बार संसद में जब विपक्ष अपनी बात उठाना चाहता है, जब किसानों की बात करना चाहता है, जब नौजवानों और महंगाई की बात करना चाहता है, आम लोगों की, गरीबों की बात करना चाहता है, तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है। तो विमर्श वहां पे है। और ये विमर्श इस बार के जो गोलबंदी है, ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। 24 आते आते इनके पास समय कम होगा या बहुत तेजी से ये काम करेंगे, इनके पास इतने संसाधन होंगे और लोग क्या बदलने के लिए, क्योंकि लोग तो यही हैं, यही लोग कांग्रेस को बार बार जिताते रहे हैं, यही लोग कांग्रेस को इमरजेंसी में हरा देने के बाद, इमरजेंसी के बाद भारी बहुमत, मतलब बुरी तरह हरा देने वाले लोग ही उसको दोबारा सत्ता में लेके आए थे। तो ये देश की जनता के पास क्या मैसेज है? और ये जो हिंदू राष्ट्र का सपना जो उपजा है, ये जो विश्व गुरु का जो सपना उपजा है, ये झूठा साबित कर पाएंगे अगर ये विपक्ष के लोग ये साबित कर पाएंगे कि हम लोग विश्वसनीय तरीके से भारत के विकास के लिए कोई रोड मैप है हमारे पास, और कहीं से कोई विकास नहीं रुकने पाएगा, कहीं से गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, और ये बेरोजगारी और ये महंगाई की समस्या का समाधान हमारे पास है। हम समाज को और मजबूत करेंगे, और समाज में ये जो विभेद पैदा हो रहा है, इस विभेद को खत्म करने के लिए हमारे पास ताकत है। अगर ये कन्विंस करने के लिए इनके पास दम होगा, इनके पास ताकत होगी, इनके पास संसाधन होगा, और लोग इसके लिए खुले मन से इनकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे, और
इनके दिमाग को और पॉल्यूट नहीं करने के लिए संसाधन नहीं झोंके जाएंगे, या झोंके जाएंगे तो वो बेअसर साबित करने का भी अगर विपक्ष के पास साधन संसाधन उपाय और ताकत होगी तो ये बदलाव दिखेगा 24 में। नहीं तो 24 के बाद ये ट्रांजिशन है, एक बार और 5 साल बाद प्रयोग होगा। लेकिन देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है और इतने सब कुछ जतन करने के बाद आज मोदी को गांधी गांधी करना पड़ता है, बाहर जाके गांधी के चरण छूकर नमस्ते करना पड़ता है, और बहुत सारी बातों को कहना पड़ता है मंच पर आके, जो लगता है कि साफ कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो ये जनता कितनी बार सुनेगी आखिर? तो जनता को जिस दिन जनता जागेगी, देखिए विपक्ष के जागने से नहीं होगा, जनता ही जनार्दन है। जनता को जब ये विपक्ष जगा पाएगा, जनता को जब ये मीडिया जगा पाएगा जो मुख्य भूमिका में आएगा, उस दिन ये बदलेगा। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। उससे पहले आप जितनी बात आज कर ले रहे हैं इतनी आजादी रहेगी या इससे भी कम हो जाएगी 24 के बाद। बहुत बहुत सही बात कही आपने, जनता। लेकिन मैं उस जनता को जनता नहीं मानता हूं, मैं नागरिक कहता हूं, क्योंकि जब जनता कहते हैं तो बेचारी हो जाती है। जनता कहते हैं तो जनता एक्सप्रेस ट्रेन दिखाई पड़ती है। तो जनता नहीं है, नागरिक है जो सारे अधिकार से संपन्न है, और संविधान ने उसको अधिकार ये दिया है कि इस देश का मालिक कोई राजा नहीं है, आप हो, नागरिक हो। आप तय करो कि कौन आपके साथ जो है, आप किसको सरकार में लाना चाहते हो, किसको नहीं लाना चाहते हो। तो नागरिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मजबूत है, लेकिन नागरिकों को अवेयर होने की जरूरत है। हम डिबेट ये इसीलिए कर रहे हैं और लंबा हुआ है कि हम चाह रहे हैं कि नागरिकों के पास धुंध छटे उनके सामने से और सच उनके सामने आए। बाकी वो रोज सच का सामना कर रहे हैं, मैं सच दिखा रहा हूँ ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तमाम नागरिक, स्त्री हो पुरुष हो, समाज में जा रहे हैं, सड़कों पे जा रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, बेरोजगारी झेल रहे हैं, और सारी चीजें दमन झेल रहे हैं, वो झेल रहे हैं खुद। उनसे निकलने का रास्ता क्या है अगर उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है? उनसे निकलने का रास्ता वोट है। वोट ही है जो आप जाति धर्म को छोड़ करके उस व्यक्ति को चुनिए जो व्यक्ति जो है अच्छा है, आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकता है। और केवल चुनिए नहीं, अगर वो गलत काम करता है, अगर वो आपकी बातों को नहीं सुनता है, उसके दरवाजे पर पहुंचिए और उससे सवाल कीजिए। सवाल से भागिए मत और यथा स्थिति में रहिए मत कि जो हमारे साथ है वो पूर्व जन्म के फल है। पूर्व जन्म के फल कुछ नहीं होते, हम तय करते। अगर पूर्व जन्म के फल होते तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं होता, एक सामान्य आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति भारत की नहीं बनती, अम्बेडकर नहीं बनते। ये सब जो है पूर्व जन्म के फल नहीं है, आपके प्रयास है, आप तय करते हो, आप बनाते हो।